हेलेनिस्टिक पीरियड के ग्रीक फिलोसोफर लॉन्जाइनस। आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लॉन्जाइनस को डिस्कस करने वाले हैं और हम इसके अलग अलग जो मीडियल कंसेप्ट्स वगैरह है वो सब देखेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर से या लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका ऑन द सबलाइम वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं लॉन्जाइनस के बारे में। कुछ हिस्टोरिकल एक क्लैरिटी अच्छी मेंटेन रहेगी और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट लंजाइनस के क्या है लंजाइनस के बारे में और उनकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग क्या क्या बात रखी गई है, अब उसको देखते हैं। तो सबसे बात ये, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हेलेनिस्टिक पीरियड। अब ये जो हेलेनिस्टिक पीरियड है इसका मतलब क्या है कि कौन से पीरियड की बात हो रही है। ये बात हो रही है यानी 323 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, और उससे लेके जो है फर्स्ट सेंचुरी, तो फर्स्ट सेंचुरी यानी रोमन एम्पायर, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है 323 BC, यानी जब हम बोल सकते हैं कि अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के डेथ से लेके फर्स्ट सेंचुरी रोमन एम्पायर के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड हेलेनिस्टिक पीरियड। और इसी पीरियड में एक बहुत ही खास ग्रीक फिलोसोफर रहे थे हमारे पास लंजाइनस। इनकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग कई सारी बात बोली जाती है। जैसे हिस्टोरिकल ग्राउंड अगर हम देखें तो ऑन द सबलाइम की वजह से इन्हें जाना जाता है, वन ऑफ द फेमस वो को इसी को डिस्कस करने वाले हम। इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ द कंक्रीट, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द लंजाइनस। कई लोगों को लगता है कि ये शायद अलग अलग जो लोग थे जिन्होंने इनके इस ऑन द सबलाइम के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन किया उन्हीं के अल्फ़ाबेट को ज्वाइन करके इस तरह का नाम बताया गया। बट स्टिल एक बोल्ड क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि मतलब कि कौन है लॉन्जाइनस और कौन थे लॉन्जाइनस। पर हमें नहीं जाना, इसलिए सीडोनिम है एक तरह का, एक सीडो कंसेप्ट भी यूज़ किया जाता है इनके साथ, कि है भी और नहीं भी एक एग्जैक्ट, और हमारे पास बिल्कुल एक एप्ट क्लैरिटी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ लॉन्जाइनस नाम के ग्रीक फिलोसोफर रहे होंगे और ये कोई एक सिंगल इंडिविजुअल था या एक से ज़्यादा थे या मल्टीपल इंडिविजुअल था। इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। तो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा परप्लेक्स करती है रीडर को। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड के लॉन्जाइनस के बारे में जो भी है। अब आइडेंटिटी नहीं है पर इनका वर्क तो हमें पता है, तो इनके वर्क के रिगार्डिंग हमें ये देखना है कि कौन से टाइम पीरियड से है। और जहाँ तक टाइम पीरियड की बात आती है तो मैंने बोला था हेलेनिस्टिक पीरियड से ये बिलोंग करती है और इनका फेमस वर्क है ऑन द सबलाइम। एंड जो लंजाइनस का ये कॉन्टेक्स्ट है दी हेलेनिस्टिक पीरियड से ये कनेक्टेड है, यानी हेलेनिस्टिक पीरियड में आए थे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अगर इससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इससे पहले का देखना हो तो आप इसी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप देख सकते हो प्लेटो को, और अरिस्टोटल का भी आपको चैनल में मिल जाएगा। तो प्लेटो और अरिस्टोटल के ऊपर काफ़ी डीप एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अब हम लंजाइनस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पोस्ट सोक्रेटिस पीरियड में लंजाइनस जो है वो आते हैं। अब वहाँ पे ये क्योंकि हम बैकग्राउंड कर रहे हैं बेसिकली, तो अलेक्जेंडर की डेथ 323 BC में हो गई थी और उसके बाद जो रोमन एम्पायर थी फर्स्ट सेंचुरी BC, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड हेलेनिस्टिक पीरियड। और इसी पीरियड में मेडिटेरेनियन या मिडल ईस्ट एंड पार्ट ऑफ द एशिया, यहाँ पे एक फेमस फिलोसोफर रहे जिसका नाम था लंजाइनस। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ड्यूरिंग द हेलेनिस्टिक पीरियड देयर वाज फ्लोरिशिंग। ये साथ देखो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दोनों के दोनों आ रहे थे, क्योंकि देखो पहले से ही चल रहा था। जैसे पहले थेल्स आए, थेल्स के बाद सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल के बाद कौन आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी ये इसके तो सोक्रेटिस का जो चेला था वो प्लेटो यानी एक तरह का स्टूडेंट, और प्लेटो का जो डिसाइपल था स्टूडेंट वो एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो हम जिसको फाइनली देखेंगे तो वो हमारे पास है लंजाइनस। ठीक है, तो लंजाइनस ने लिटरेचर के रिगार्डिंग क्या बात बोली वो समझना है हमें। रोमन एम्पायर द फर्स्ट सेंचुरी एडी, द राइज ऑफ द रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी और यही हेलेनिस्टिक कल्चरल लिगेसी है। और इसी टाइम पे जो है वो लॉन्जाइनस के जो आर्ट है और जो लॉन्जाइनस का जो क्रिएटिविटी आर्ट है और एक तरह का जो क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट है वो इस टाइम पे देखा गया। उसके बाद लिटरेरी एंड रिटोरिकल ट्रेडिशन, ये सब इस समय जो है लॉन्जाइनस ने बहुत सारे जो है इस तरह की लिटरेचर उनके एक डीप एनालिसिस करा और अपना एक क्रिटिकल पॉइंट रखा और रिटोरिकल पॉइंट रखा रिगार्डिंग टू लिटरेचर। देखो जो और को काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट डाला, और काफ़ी जो इंग्लिश लिटरेचर में जब आप डिफरेंट एज स्टडी करते हो तो उसमें एक एज ऑफ रीज़न भी है जिसमें कि अलेक्जेंडर पोप है, ड्राइडन है, द एज ऑफ सटायर भी कहते हैं। सो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था उसके ऊपर इस राइटिंग से ऑन द सबलाइम। काफ़ी उन्होंने इस जो ये जो क्रिटिकल राइटिंग है और किस तरह से एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पार्ट लिखा
लंजाइनस ने, उसका इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिलता है। तो एक रिफ्लेक्टिव जोन वहाँ पे देखने को काफ़ी मिल रहा है कि अलेक्जेंडर पोप जो है और ड्राइडन भी है, वो भी इस तरह के क्रिटिकल वर्क को पढ़ के और चीज़ों को बेहतर समझने के लिए देखो एज एन टूल काम करते हैं। फिर आगे रोमांटिक एज की शुरुआत हुई 1798 में। किस तरह 1798 में लिरिकल बैलेड आई, तो हम बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के मिड में जो रोमांटिक एज है उसमें वर्ड्सवर्थ हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गया, जिनका एक फिलोसफिकल बेंट था टुवर्ड्स राइटिंग, उस एज को भी जो है इन्होंने काफ़ी लंजाइनस से वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे, उनकी फ़िलॉसफ़ी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो ऑन द सबलाइन ने आने वाली एजेस को काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन दिया। अब यहाँ से हम इनके इसकी किस तरह की आइडियोलॉजी थी रिगार्डिंग टू द लिटरेचर, और बाकी अगर आपको देखना हो अरिस्टोटल के रिगार्डिंग और प्लेटो के रिगार्डिंग तो वो चैनल में है ऑलरेडी। ठीक है, आप उसे स्क्रॉल कर सकते हो और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखो तो लेंजानस को ऑफर्ड रिफर्ड एज ए सीडो लेंजानस भी बोलते हैं, और जो इनका वर्क है ऑन द सबलाइम, इसको हम द पेरी हिफोसिस, ठीक है, ये बोलते हैं। क्योंकि ग्रीक है स्टाइल, अगेन द ग्रीक कंसेप्ट है, और ये जो लैंग्वेज भी है ग्रीक है, तो इसलिए देखो थोड़ा बहुत तो ये सब तो रहता ही है। ठीक, तो ऑन द सबलाइम को जो है बोला जाता है पेरी हाइफसोस। ठीक है, तो पेरी हाइफसोस बोला जाता है ऑन द सबलाइम को। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। मैंने बताया भी किस तरह आने वाली एज का एक तरह से यहाँ पे रूल और कोड और साथ में प्रोटोकॉल्स और बेसिक ग्रामर डिज़ाइन हो रहा था इस तरह के स्पेशल एक फिलोसफिकल वर्क में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द लंजाइनस, तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो लंजाइनस के ऑन द सबलाइम के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले सब्लिमिटी एज ए लिटरेरी क्वालिटी। तो सब्लिमिटी एज एक लिटरेरी क्वालिटी, देखो सबलाइम का मतलब क्या होता है उसी को समझना है हमें यहाँ पे, कि किस तरह से जो रीडर के इंटेंशन, इमोशन, उसके थॉट, उसके फिगर और उसकी स्पीच, उसके रिटोरिकल, उन सबको उन पूरा ध्यान खींच के रखे। कोई भी जो राइटिंग होती है वो रीडर को इस पॉइंट से ए से लेके वो बी तक मूव करवाए, और वो उसमें इतना अंदर मग्न हो जाए और इतनी अच्छी तरह से डीपली उसके अंदर चले जाए कि पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड सबलाइम। पर लंजाइनस का देखते हैं यहाँ पे, लंजाइनस फोकसेस द कंसेप्ट ऑफ द सबलाइम एज ए की क्वालिटी इन द ग्रेट लिटरेचर। किसी भी लिटरेचर में जो सब्लिमिटी होती है वो उसकी एक बेसिक क्वालिटी होती है और एक की क्वालिटी होती है। ही डिस्क्राइब द सबलाइम एज एन एलिवेटेड, सबलाइम एक एलिवेटेड और ट्रांसेंडेंट स्टाइल होता है जो कि किसी भी रीडर को एडमायर और उनको इवोक करता है, यानी उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, उन्हें अंदर से बिल्कुल इवोक कर देगा, यानी उन्हें अंदर से बिल्कुल जगा देगा, और वो एक तरह से मेस्मराइज हो जाएंगे पूरी तरह से। वो उसको लेके बिल्कुल पूरी तरह से उसमें वो डिज़ोल्व होने की कोशिश करेंगे, यानी उन्हें बहुत ही अंदर तक चले जाएंगे उस वर्क के। दिस इज कॉल्ड सबलाइम। द नेचर ऑफ सब्लिमिटी के ऊपर क्या बात करिए, द लंजाइनस ने डिफाइन करा सेवरल सोर्स ऑफ सब्लिमिटी। सब्लिमिटी के कई सोर्सेज होते हैं, इंक्लूडिंग सबसे पहले बोला ग्रैन्यूर ऑफ थॉट, कि सोच एक बहुत अच्छी होती है, रखनी होती है। अगर अगर आप सबलाइम वर्क लिखने वाले, इमोशंस का स्ट्रॉन्ग इसमें यूज़ होता है। स्ट्राइकिंग स्पीच लिखना है, एक फिगर ऑफ स्पीच और डायलॉग्स और सब कुछ को बहुत अच्छी तरह से प्लेस करना चाहिए, रिटोरिकल डिवाइसेस होने चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे रिटोरिकल का सिंपल मतलब है वे ऑफ द स्पीकिंग और द राइटिंग, इस तरह से बोलना और लिखना दैट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस द पीपल, बट इट्स नॉट ऑलवेज द सिंसियर। सिंपल हमें इम्प्रेस करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए जिस तरह के हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिटोरिकल डिवाइसेस। तो इतना कुछ ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको सबलाइम क्वालिटी को ऐड करना है लिटरेचर में। तो लिटरेचर कहते हैं कि बेसिकली सब्लिमिटी पे ही बेस्ड होना चाहिए, कि वो सामने वाले रीडर का, चाहे वो ऑडियंसेस हों, तो उन सब के ध्यान को बहुत अच्छी तरह से बांधे रखें। और यहाँ पे कुछ रोल होना चाहिए। देखो रोल ऑफ राइटर की बात करते थे, अकॉर्डिंग टू द लंजाइनस की से द ग्रेट राइटर शुड पोजेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक रिच इमेजिनेशन होना चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए। देखो ये सब पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। द एबिलिटी टू अराउज ए पावरफुल इमोशन को उठाने की, यानी एक तरह पावरफुल इमोशंस को इवोक करने की ऑडियंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, चाहे इवन द परफॉर्मर हो। पर यहाँ पे राइटर के बेस पे द राइटर शुड बी ट्रांसपोर्ट द रीडर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से ऊपर एक हाई लेवल का एक्सपीरियंस, एक एलिवेटेड एक्सपीरियंस जो है उसकी राइटिंग वो दिलानी चाहिए। इसके बाद रिटोरिकल डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिसको मैंने अभी बताया भी था आपको। रिटोरिकल का मतलब क्या है, जिस तरह मेटाफर कहाँ यूज़ करना है, रूपक, अलंकार, सिमली,
यानी जो उपमा अलंकार हो गए, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, यानी किस तरह से अलंकार का एक तरह से स्टाइल ऑफ राइटिंग को किस तरह से बेहतर तरीके से लिखना है, उस पे भी डिपेंड होता है। अगर बहुत बेहतर तरीके से लिखा जाए तो राइटिंग में अपने आप सब्लिमिटी जो है वो क्वालिटी आने लग जाती है। इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस, वो ऑडियंस पे कैसे इफेक्ट डाल रही है ये भी बहुत ज़रूरी है। द पावरफुल एलिवेट द रीडर्स सोल, वो यहाँ तक कि उनकी रीडर्स की जो सोल है उनको भी वो इंस्पायर कर दे, उनको एडमायर करे, एक सेंस ऑफ ऑ उन्हें देख के लगे कि वाओ दिस इज अगेन द गुड पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। द क्रिटिक ऑफ अदर स्टाइल, लॉन्जाइनस ने क्रिटिसाइज करा दैट ही सीज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द अदर स्टाइल सच एज द प्लेन एंड द लोली राइटिंग, कई बार लिखा जाता है। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं उनका एक जो है ये एक दूर तक नहीं चलते इस तरह के वर्क, बस एक टाइम पीरियड तक ही ये होते हैं, उसके बाद जो इनके पास वो लेवल नहीं होता कि उसको ये क्रॉस करके एक आगे के लेवल तक मूव हो सके। तो ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, एक वो असी ने ध्यान रखना है। तो द सबलाइम हैज़ बिन इन्फ्लुएंशियल इन द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये बात जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एंड हिज आइडियाज़ हैव बिन डिस्कस एंड डिबेटेड बाय द स्कॉलर ने काफ़ी डिस्कस और डिबेट करे, और आज भी ये जो राइटिंग है कई मॉडर्न राइटर, इवन द पोस्ट मॉडर्न राइटर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर सबको इम्प्रेस करती हैं, क्योंकि इसमें एस्थेटिक प्रिंसिपल की वो बता रही है। एस्थेटिक मीन्स द आर्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग, किसी चीज़ की और खूबसूरती ऐड करना, इट मीन द एट्रीब्यूट, द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग। तो उसके जो क्वालिटी ऐड की जाती है, बेसिकली जो एडिशन ऑफ क्वालिटी है, यही सब्लिमिटी को ऐड करने के लिए क्वालिटीज़ ऐड की जाती है। बिल्कुल सही, जब तक क्वालिटीज़ ऐड नहीं करोगे तब तक रीडर को या फिर जो भी ऑडियंसेस उनको मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सब्लिमिटी अगर कंसेप्ट लेके आना है तो आपके पास जो क्वालिटीज़ है उसको ऐड करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स दिखाना पड़ेगा उसमें। एट्रीब्यूट्स मीन द क्वालिटी ऑफ थिंग, तो यानी एस्थेटिक, एस्थेटिक जो है यानी कितनी खूबसूरती आप दिखा सकते हैं, उसी से सब्लिमिटी ऐड होती है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि आने वाले टाइम पे जो एस्थेटिक प्रिंसिपल है, क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि ग्रीक हम फिलोसोफर को रीड कर रहे हैं, तो इस फिलोसोफर ने ये बता दिया कि किसी भी राइटिंग में अगर आपको उसकी खूबसूरती ऐड करनी हो, जो रिटोरिकल डिवाइसेस ऐड करना हो या एस्थेटिक उसमें और भी खूब साज सजावट करना हो, तो ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से जो है सब्लिमिटी जैसे कंसेप्ट जो है वो आते हैं। और सब्लाइम ही ऐसी चीज़ होती है जो रीडर को एक तरह से पूरी कनेक्टेड रखती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है बिटवीन द रीडर एंड ऑल्सो द वर्क। तो वर्क और रीडर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना और उनके बीच में एब्रिजमेंट लेके आना, गैप को रिड्यूस करना, ये सारा काम किसका होता है? सब्लिमिटी का। तो इसलिए सब्लिमिटी क्वालिटी को ऐड करने के लिए एट्रीब्यूशन, एंड फॉर द एट्रीब्यूशन देयर इज एस्थेटिक वैल्यू। तो एस्थेटिक वैल्यू, साज सजावट जितना रखोगे राइटिंग में उतना ज़्यादा सब्लिमिटी ऐड होगी। पर इस साज सजावट के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो ही हम ऑन द सबलाइम में देखेंगे। अब यहाँ से ऑन दिस हम रूल समझने वाले हैं, क्या क्या रूल वो ज़रूरी है या राइटर को फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अपनी राइटिंग में जो है सब्लिमिटी जैसी क्वालिटी को लेके आ सके, ताकि एक तरह का एस्थेटिक क्वालिटी अगर वो ऐड कर रहे हो, एस्थेटिक मीन्स द एट्रीब्यूट, अगर वो क्वालिटी को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए जो कि हर राइटर को आने वाले एज में फॉलो करना चाहिए। तो ये उसी का जो वर्क है ऑन दिस सबलाइम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है इसलिए। और हमें पता है रोमांटिक एज जो है आगे वो पूरे एट्रीब्यूशन की है, क्वालिटी की है, सब्जेक्टिविटी की है, कि किस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा वहाँ, सब्जेक्टिव यानी इनर लाइट को जो है वो प्रेजेंट करना है उस तरह की राइटिंग में, इमोशंस को डिप करना है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और वो पकड़ जो है उसके लिए इस तरह के वर्क को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तभी जो वर्क है जो आगे वाले टाइम पे या रोमांटिक वर्क जिस तरह से लिखी जा रही है उसमें वो बात आ सकती है। अब यहाँ से वर्क की शुरुआत, सबसे पहले लॉन्जाइनस इन हिज वर्क ऑन द सबलाइम, ऑल्सो नोन एज द पेरीहाइप्सोस, ठीक है, दैट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ द सबलाइम इन द लिटरेचर। लिटरेचर में कंसेप्ट ऑफ सबलाइम को इसने उठाया इस वर्क ने। तो क्या आइडियाज़ होने चाहिए अगर सब्लिमिटी को ऐड करना हो? तो सबसे पहले सबलाइम की डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि डेफिनेशन लॉन्जाइनस ने दिया। लॉन्जाइनस डिफाइन द सबलाइम एज एन एलिवेटेड एंड द लॉफ्टी क्वालिटी इन राइटिंग। किसी भी राइटिंग में अगर आपको एलिवेटेड, उसको एक लेवल ऊपर लिखना हो, और या लेवल में ऊपर लिखना हो, एक लेवल पीस ऑफ राइटिंग लिखना हो, या उसके अंदर एक क्वालिटी को ऐड करना हो, और ताकि वो ट्रांसडेंट कर सके, वो ओवरलैप कर सके, वो क्रॉस कर सके ऑर्डिनरी राइटिंग को, तो वही है सबलाइम। तो सब्लिमिटी क्या होती है? जैसे ये ऑर्डिनरी राइटिंग है, इसको क्रॉस करने के लिए जो लेवल अटेन करना चाहिए,
या फिर एक लेवल ऊपर, एक लॉफ्टी क्वालिटी, एक एलिवेटेड स्टाइल का जो यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ सब्लाइम। तो इसके बाद बताया, इट इज़ अ क्वालिटी दैट इवोक्स द ऑ, एडमायरेशन एंड द सेंस ऑफ द ग्रेटनेस इन द रीडर। तो रीडर को बहुत अच्छा फील होता है, उनको बिल्कुल ये एक ऐसा लगता है कि एडमायर करते हैं इस तरह के वर्क को वो। तो जो ग्रेटनेस है, जो उस वर्क एक पे एक यूनिक क्वालिटी है, और जिस तरह से उसे लिखा जाता है कि रीडर को वो पसंद आए, तो वो ही सब्लाइम है। सोर्सेज ऑफ सब्लाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। सोर्सेज ऑफ सब्लाइम में क्या क्या है। सबसे पहले ग्रैन्योर ऑफ थॉट, कि थॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी राइटर अगर अपने उसमें एक सब्लिमिटी की क्वालिटी चाहता है, तो उसकी जो सोच है वो अपने वर्क को जब लिखने के लिए, तो वो जो सोच है, जो थॉट कंसेप्ट है, वो बहुत ही एलिवेटेड आइडिया से होनी चाहिए और प्रोफाउंड होना चाहिए, आर पार का होना चाहिए। सेकेंड, इमोशन, इमोशन स्ट्रांग होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द राइटर के वो इवोक कर सके पावरफुल फीलिंग को, जिस फ्रेम में अगर वो लिख रहा है, उस फ्रेम के अगर इमोशन को वो अगर रीडर के अंदर से नहीं निकाल पा रहा, तो फिर बेकार है राइटिंग लिखना। तो इमोशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। इफेक्टिव यूज़ करे वो रिटोरिकल पीस का, यानी फिगर ऑफ स्पीच का इफेक्टिव यूज़ करे, कहाँ पे उपमा यूज़ करना है, कहाँ पे मानवीकरण अलंकार यूज़ करना है, यानी कहाँ पे मेटाफर यूज़ करना है, कहाँ पे सिम्बली यूज़ करना है, कहाँ पर सोनिफिकेशन यूज़ करना है, इसके लिए वो बहुत ट्रेंड होना चाहिए। द नोबल डिक्शन, डिक्शन बिल्कुल नोबल होना चाहिए। लैंग्वेज बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए। जिस फ्रेम की राइटिंग हो, उसी पीस से जो है स्टाइल को जो है उसी में स्लॉट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो लास्ट जो है वो हारमोनियस होना चाहिए, बहुत ही शांति से और ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं गड़बड़ी में लिखा हो, हड़बड़ी में कुछ भी लिख दिया। तो अरेंजमेंट एक पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया, ये जो सोर्सेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है मेन ऑन दिस सबलाइन की अगर हम बात कर सकें। तो ये सबसे मेन जो है, आपको किसी भी आंसर राइटिंग में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद बताया इफेक्ट ऑन दी ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर कैसा इफेक्ट आना चाहिए। तो लॉन्जाइनस ने बताया दैट सब्लाइम हैज ए ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन दी ऑडियंस। ऑडियंस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट आना चाहिए, कि वो उसको बदल दे, अपनी तरफ बिल्कुल ड्रैग कर ले, और पूरे उसको उनके ध्यान को अपनी तरफ होल्ड कर ले, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। इट हैज़ द पावर टू ट्रांसपोर्ट द रीडर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड द मेंडेन। जो लेवल, जो ज़ीरो लेवल और ग्राउंड लेवल से उठा कर उन्हें एलिवेटेड लेवल पे लेके आए, एक जेनिथ लेवल पे लेके आए, ये बहुत ज़रूरी है राइटिंग। रोल ऑफ द इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, के ऑडियंस पे इतना इम्पैक्ट आना चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट पीस ऑफ राइटिंग इज इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमिटी। अब रोल ऑफ द राइटर, राइटर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि राइटर के पास जो है, ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेनिंग होती है, एक नेचुरल गिफ्ट भी होता है सब्लिमिटी की। वो किस वर्ड को कैसे यूज़ कर रहा है, किस वर्ड को कहाँ पे वो स्लॉट डाउन कर रहा है, क्या परफेक्शन है उसका यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं अलेक्जेंडर पोप को, जब अलेक्जेंडर पोप के ऊपर स्टाइल, पीस ऑफ राइटिंग में स्टाइल था, एंड दैट इज़ द हीरोइक कपलेट यूज़ करना। और हीरोइक कपलेट में वो कितना ज़्यादा ट्रेन था अलेक्जेंडर पोप के, उसके लिए इट्स जस्ट लाइक ए नंबर। जैसे एक नंबर होते हैं, आफ्टर देन 1 2 3 एंड 4, इस तरह से वो अलेक्जेंडर पोप इतना ट्रेन था कपलेट यूज़ करने में, वो भी इयाम पेंटामीटर फॉर्म में, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, उसके बाद 5 नोट यूज़ करना। आजकल बड़े बड़े राइटरों से नहीं हो पाता ये। अगर होता भी है, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, तब जाके इस तरह की क्लासिकल पीस ऑफ राइटिंग को वो लिख सकते हैं। पर अलेक्जेंडर पोप इसमें इतने ट्रेंड थे कि इट्स जस्ट लाइक ए नंबर। तो इस तरह से एक नेचुरल गिफ्ट होता है सब्लिमिटी का, एक क्वालिटी जो ऊपर से भी आती है। इट इंक्लूड द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद रिच इमेजिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। द कम्युनिकेटिव इज प्रोफाउंड, कि जिनको जो जिस बेस पे लिखा जा रहा है, वो बेस जो रीडर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लंजाइनस ने एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुतों के वक्त दिए, जैसे होमर, इलियड, ठीक है, ऐसे प्लेटो का, और एंड द बाइबल, ठीक है, वेरियस इंक्लूडिंग द पैसेजेस, कई सारे पैसेजेस इसमें से उठा उठा के दिखा है कि किस तरह से राइटिंग को एक स्टाइल में लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा है, और बहुत ही रूल रेगुलेटेड फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है। This is the भी the Longinus criticize what he consider the inferior style. Inferior style को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, कि सच एज द लो पीस ऑफ द राइटिंग। अगर किसी राइटिंग में डेप्थनेस नहीं है, और अगर उसे डेप्थ वे में और कंट्रोल्ड वे पे नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, राइटर का जो पैशन है वो कहीं ना कहीं है ही नहीं उसके अंदर, इट लैकिंग इन द पैशन। इस वजह से इस तरह के वर्क जो लिखे जाते हैं, तो एक तरह का बिल्कुल होल्डिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस वर्ड का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पैशन
और एक जो नॉर्मल राइटर और एक पैशनेबल जो राइटर होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आगे द नेचर वर्सेस आर्ट, लंजानिस ने डिस्कस करा डिबेट बिटवीन दी वट वेदर दिस सब्लिमिटी इज एन इननेट क्वालिटी। सब्लिमिटी क्या है? एक इननेट क्वालिटी। इननेट का मतलब होता है जो शुरू से ही एग्जिस्ट होना, एक नेचुरल गिफ्ट है दैट कैन बी लर्न थ्रू द स्टडी ऑफ द रिटोरिकल टेक्निक। पर बोला और समथिंग दैट कैन, और क्या, अब ये जो एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है। ही सजेस्ट दैट वाइल सर्टेन इंडिविजुअल में हैव ए नेचुरल डिस्पोजिशन फॉर द सबलाइम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सब्लिमिटी ऊपर से ही होती है, यानी भगवान ने दिया होता है, अंदर इंस्टिंक्ट होती है, इननेट होती है। इट कैन ऑल्सो बी कल्टिवेटेड, पर इसे कल्टिवेट किया जा सकता है विद द स्टडी ऑफ द ग्रेट लिटरेचर, अगर पढ़ा जाए और मास्टरी अगर रखी जाए रिटोरिकल स्किल के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब्लिमिटी को ऐड भी किया जा सकता है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिटरेचर को पढ़ना पड़ता है, वहाँ से आइडियाज़ लेने पड़ते हैं, और साथ साथ मास्टरी होनी चाहिए कि किस तरह से रिटोरिकल यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना। और बाकी कुछ के अंदर जो है वो इन्नेट क्वालिटी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको अलेक्जेंडर पोप। अब ये जो हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी, जैसे रोल ऑफ राइटर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार रोल ऑफ राइटर को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अकॉर्डिंग द रोल ऑफ द राइटर इज सेंट्रल टू अचीव द सबलाइम इन द लिटरेचर। लिटरेचर में अगर सब्लिमिटी को ऐड करना है तो देखो ऐड कौन करेगा? वो तो राइटर ही करेगा। तो राइटर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्नेट क्वालिटी फॉर द सब्लिमिटी के राइटर के अंदर देखो इन्नेट को गिफ्ट होना जरूरी है। बेशक ट्रेनिंग एक अलग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इस तरह की चीज़ों को लाया जा सकता है, पर एक इन्नेट क्वालिटी और एक इन्नेट गिफ्ट अलग है जो कि स्टार्टिंग से होता है। तो ही बिलीव दैट सम इंडिविजुअल पोजेस एन इन्नेट क्वालिटी, और जो ग्रेट राइटर इन इज द नेचुरल डिस्पोजिशन, उनको पास ये गिफ्टेड होते हैं कि किस तरह से वो एलिवेट कर सकते हैं अपने थॉट को, किस लेवल पे लेके जाना है, और उसको बहुत अच्छा कंट्रोल होता है उनका वर्ड्स के ऊपर, उसके बाद स्टाइल ऑफ राइटिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ किस रिटोरिकल पीस को कहाँ पे यूज़ करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर और होमोसेंट्रिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट, कि होमोसेंट्रिक होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह का ह्यूमन नेचर है, और ये सब कुछ है। राइटर अकॉर्डिंग टू दिलंजाना शुड हैव ए प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिस इंक्लूड एन अवेयरनेस ऑफ द पैशन के बारे में, इमोशन के बारे में, एस्पिरेशन के बारे में, ताकि तभी अगर ये सब नहीं पता हो तो उस तरह की राइटिंग वो लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब उन्हें पता होगा तो वो ईजिली स्लॉट डाउन कर सकते हैं ऐसे ऐसे वर्ड को जो कि इन इन तरह की क्वालिटीज़ को इवोक कर सके। इमेजिनेशन का तो गेम है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए। राइटर शुड बी एबल टू इन्विजन अ ग्रैंड एंड द एलिवेटेड आइडियाज वो रख सके, एक बहुत बड़ी आइडियाज और एलिवेटेड आइडिया का वो यूज़ कर सके। ट्रांसडेंटिंग द ऑर्डिनरी एंड द मेंडेन, के वो ऑर्डिनरी, ताकि इस तरह की जो इमेजिनेशन होती है वो ही उसे ऑर्डिनरी जो है उस फेज से एक अप लेवल तक लेके जा सकते हैं, एक जनक पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, कि एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकती है उस पीस ऑफ राइटिंग को। तो इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही बाकियों से अलग हो, क्योंकि रिच इमेजिनेशन से ही एक आइडिया ऐसे क्रिएट होगा, वो डॉट आपस में कनेक्ट होंगे, फिर वो पीस ऑफ राइटिंग आएगी, तभी उसके बाद वर्ड का सिलेक्शन होगा, फिर स्टाइल का यूज़ किया जाएगा, बाकी एट्रीब्यूट क्वालिटीज़ उसके बाद ऐड होगी। तो पहले तो इमेजिनेशन का गेम है, तो वो इनेट भी हो और वो गिफ्टेड भी हो, तो इमेजिनेशन आर पार की होनी बहुत ज़रूरी है। पैशन होना चाहिए उसके बाद, कि लिखने की सोच, और अंदर ये रुतबा भी होना चाहिए कि पूरा जुनून होना चाहिए कि लिखना है, कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक मनी ग्राउंड पे लिख रहे हो, या एक तरह से बस मैं राइटर हूँ तो मेरे को लिखना है, इस तरह से नहीं। अंदर से जब तक वो मूव ना हो, अंदर से वो इंस्पायर ना हो, अंदर से वो एक्सप्रेशन अपने अगर वो सही तरह से डिप ना कर सके, तो इस तरह के राइटर को रियल राइटर नहीं माना जाता। उसकी पीस ऑफ राइटिंग में सब्लिमिटी जैसी क्वालिटी कभी नहीं आती। रिटोरिकल स्किल बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे किस तरह के स्टाइल को यूज़ करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ट्रांसेंड लेवल ऊपर होना चाहिए, इसलिए लॉन्जाइनस ने बोला था रोल ऑफ द राइटर एज ए ट्रांसेंडेंट वन। तो जो राइटर का जो रोल होता है वो ट्रांसेंडेंट होना चाहिए, एक लेवल अबव होना चाहिए, ताकि वो ऑर्डिनरी लेवल से एक एलिवेटेड लेवल तक लेके जा सके। द राइटर शुड इंस्पायर द लिफ्ट द रीडर, कि उसे रीडर को लिफ्ट करना आना चाहिए फ्रॉम कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफर टू द रेलम ऑफ द एलिवेटेड एक्सपीरियंस, और जिस एक्सपीरियंस पे वो लेके जाना चाहता है उस लेवल तक वो उसे लेके जा सके। तो हम कह सकते हैं लंजाइनस सी द राइटर एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद बोथ द इन्नेट क्वालिटी भी होना चाहिए और कल्टिवेटेड स्टाइल। ये बार बारी मैं कह रहा हूँ, दोनों जरूरी है, इन्नेट क्वालिटी भी और कल्टिवेटेड स्टाइल भी लाया जा सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मास्टरी गेन करनी पड़ती है रिटोरिकल स्किल के लिए। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है, और एट्रीब्यूट्स फिर ऐसे आते हैं, बाकी हमने नॉर्मली डिस्कस कर ही लिया।
अब यहाँ से देखना है इसको, और अब तक के यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक की अगर हम बात करें और बीच में जो एजेस आए थे उनको किस तरह से इंस्पायर्ड करा, कि इस तरह के वर्क जो है एट्रीब्यूट को ऐड करना, और इस तरह की जो क्वालिटी है किन किन राइटरों को ऊपर जो है ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया लंजाइनस की इस तरह की क्रिटिकल एडवांसमेंट की वजह से। अब देखो ये बहुत सी लॉन्जाइनस का वर्क जो ऑन द सबलाइम हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर न्यूमरस ऑथर। बहुत सारे ऑथर्स को इंस्पायर करा, बहुत सारे क्रिटिक इंस्पायर हुए, बहुत सारे लिटरेरी थ्योरिस्ट इंस्पायर हुए इनकी राइटिंग से। The ideas presented in the text, particularly those related to the concept of the sublime के concept and the qualities that make the writing powerful and impactful। हर कोई राइटर, आज भी अगर कोई राइटर हो, अगर वो लिखना चाह रहा हो तो वो अपने पीस ऑफ राइटिंग में एट्रीब्यूशन और क्वालिटी और सब्लिमिटी जैसी चीज़ को लाना चाहता है। और ऐसी चीज़ को लाने के लिए उसे पता नहीं कि वो किस तरह से लेके आना है, तो उसके लिए एज एन बाइबल काम कर सकती है, और एज एन एक तरह से कोर डिक्शनरी है जहाँ से आप बहुत सीख सकते हो कि किस तरह से एट्रीब्यूशन को कल्टीवेट भी किया जा सकता है, और अगर इन्नेट क्वालिटी है तो उसको ऐड किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऑथर जो है वो इंस्पायर्ड हुए। फर्स्ट है नियो क्लासिकल पीरियड। अब नियो क्लासिकल पीरियड 17th एंड 18th सेंचुरी की है, बिल्कुल सही, जिसमें हमारे पास ड्राइडन आ गए, द एज ऑफ रीजन के नाम से भी बोला जाता है, द एज ऑफ सटायर के नाम से भी बोला जाता है। तो ड्राइडन थे इसमें मेन प्रपाउंडर। उसके बाद जो अलेक्जेंडर पोप को देखने को मिले हमें, जैसे द वास्प ऑफ विकिनहैम का टाइटल भी दिया जाता है। इतना ज़्यादा सिटार, उतना परफेक्ट सिटार, वो भी हीरोइक कपलेट में यूज़ करना किसी के बस की बात नहीं थी। तो लॉन्जाइनस के इस वर्क ने, सबलाइम और एलिवेटेड स्टाइल ने आगे कई सारे राइटर को इंस्पायर किया, जिसमें अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, ये बहुत इनके वर्क ने इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक इम्पैक्ट डाला, जिस वजह से इन्होंने वो फ्रेम उठाया, उस तरह से कंट्रोल्ड वे से लिखना, इस काफ़ी गुण सीखे। रोमांटिक पीरियड, जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी रोमांटिक पीरियड में जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको इमोशन और इमोशन के बीच पे एक सब्जेक्टिव एसेंस पे ये राइटिंग लिखते थे, और दूसरी तरफ एस्ट्री कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका एक फिलोसफिकल बेंट था टुवर्ड्स द पोएम। और इन दोनों का वर्क आपको पता ही होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कैसा वर्क जिसमें कि इन दोनों ने अपने पोएम और कलेक्शन ऑफ पोएम्स को ऐड करा है, जिसे एक तरह से हम बैलेड भी बोल सॉरी एक तरह से हम बाइबल बोलते हैं ऑफ रोमांटिक पीरियड का। रोमांटिक एज ऑफ राइटिंग इसे बाइबल भी कंसिडर किया जाता है। और इसकी वजह से फिर दोनों अलग हो गए, और जो एस टी कॉलरिज की बाद में राइटिंग आई 1815 में, उस राइटिंग को क्या बोलते हैं ये भी और बताना है मुझे। ठीक है, तो नॉर्मली रोमांटिक पीरियड है, इसमें काफ़ी राइटर को, पोइट को इम्प्रेस किया कि एट्रीब्यूशन और अपने किसी भी पीस ऑफ पोइम में अगर बेसिक क्वालिटी लेके आनी हो, एक एट्रीब्यूटेड क्वालिटी लेके आना हो, कि एलिवेटेड स्टाइल लेके आना हो, तो वो किस तरह से लेके आए, वो रूल क्या है, वो सारा कुछ के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि लंजाइनस की ऑन द सबलाइम को पढ़ना। इसके बाद जो मैं भी काफ़ी इस वर्क ने इंस्पायर किया, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है, बहुत बड़े क्रिटिक थे उस टाइम के, और जैसे कि फ्रेडरिक सीगल, ठीक है, ऐसे लंजानिस के नोशन ऑफ ग्रेट लिटरेचर एंड द रोल ऑफ द इमोशन को किस तरह से ड्रैग करना है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, तो इन राइटरों को और इम्प्रेस करा। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट ऑफ द लंजानिस आइडिया कैन बी आइडेंटिफाइड इन वेरियस वर्क ऑफ द मॉडर्न एंड द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर ऑथर हु एक्सप्लोर द profound and they evoke strong the emotions and employ the rhetorical devices। आज भी rhetorical devices अगर या फिर sublime की क्वालिटी को अगर ऐड करना होता है तो इस तरह से मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में लॉन्जाइनस का जो जवाब ही नहीं था। इसके बाद आता है हमारे पास लेक्स, जो है वो लिटरेरी थ्योरी आती है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं टॉपिक, इसमें लिटरेरी थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो लिटरेरी थ्योरी देखते हैं तो लंजाइनस के सिंगल वर्क ने लिटरेरी थ्योरी के ऊपर एक बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट डाला, विद स्कॉलर जो इसमें थे, जैसे कि आइडियाज़ ऑन टू डिस्कशन ऑन द एस्थेटिक वैल्यू को किस तरह से ऐड करना चाहिए, और जो एस्थेटिसिज्म है, चाहे वो रेफ्लेटिक पीरियड हो, चाहे वो प्री रेफ्लेटिक पीरियड हो, चाहे वो रोमांटिक एज हो, चाहे वो एज ऑफ रीज़न हो, तो हर एक एज में बेसिकली अगर एट्रीब्यूशन की बात आए और क्वालिटी की बात आए, तो ये जो वर्क है एज एन बाइबल की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है, एक तरह से हमको डिक्शनरी जो मैंने बोला था उस तरह से ये काम करता है। इससे काफ़ी जो अलग फील्ड में, जैसे रिटोरिकल फील्ड में या नेचर ऑफ लिटरेचर लिटरेचर के एक्सलेंस वाली फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इस वर्क ने। लंजन है ये वर्क, तो यानी सिंपल मतलब है अलग अलग तरह के राइटर को इम्प्रेस किया ताकि इससे एक तरह का एक ग्लोबल सिनेरियो बन सके, और ग्लोबल वे में जो है
कल्चर जो है, कल्चर का जो एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ जो है वो मिक्स होने शुरू हो गए, क्योंकि अलग अलग राइटर आए, अलग अलग राइटर इंस्पायर हुए। उन्होंने इस वर्क को उठा के देखा कि किस तरह से एट्रीब्यूशन और क्वालिटी और सब्लिमिटी जैसी क्वालिटी को अपनी राइटिंग में मेंटेन करने के लिए, तो इसीलिए राइटर फ्रॉम द डिफरेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशन हैव फाउंड द इंस्पिरेशन इन हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सबलाइम। तो सबलाइम आज भी अगर सब्लिमिटी जैसी क्वालिटी को अगर ऐड करना हो अपने वर्क में, तो इस राइटिंग को बहुत ज़्यादा राइटर जो है वो प्रेफर करते हैं, उठा के देखते हैं कि ऐसे क्या क्या चीज़ें जिस तरह से हम सब्लिमिटी जैसी क्वालिटी को अपने राइटिंग में लेके आ सके। वो ये लंजानिस ने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा अलग अलग जो ऑथर है इसमें, और जो राइटर दैट हु सीक टू इवोक वही बेसिक क्वालिटी जो मैंने बताया, और ट्रांसडेंट जैसे कंसेप्ट को अगर ऐड करना हो, एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाना हो, तो इन सिंपली द विंग्स ऐड कर दी। अगर ए लेवल से अगर बी लेवल तक इमेजिनेशन को मूव करवाना हो, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक मूव करवाना हो, तो ऑन द सबलाइम एक बहुत ही खूबसूरत जो है एक पीस ऑफ जो फिलॉसफी मैं कह सकता हूँ वो रही। ठीक है, तो ये फिलॉसफी की एक बहुत ही बेहतरीन ग्रीक फिलॉसफी का बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, जो कि किसी भी राइटर को किसी भी अगर पीस ऑफ राइटिंग अगर आपको लिखना हो, उसमें एट्रीब्यूशन ऐड करना हो, तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिलॉसफी है। यहीं पे फाइनली जो है लंजानिस के रिगार्डिंग जो हमने सबलाइम पढ़ा और ऑन दी सबलाइम पढ़ा, वो जो हमारा डीप लेक्चर था और एनालिसिस था वो ख़त्म हो गया। और जो आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म अभी मैं करवा रहा हूँ हाल फिलहाल, पर और भी बाकी वर्क करवाऊंगा, तो अगर कोई भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अगर कोई ऐसा हो जो आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना। और बाकी अगर आप ईमेल आईडी मेरी ये रही, ठीक है, अगर आपको प्लीज टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा आपको। फेसबुक आईडी अगर मुझे देखना चाहते हो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बाकी व्हाट्सएप नंबर अगर कोई टेक्स्ट करना चाहते हो। बाकी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ऊपर रहेगा, कोई भी अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो कोई वक्त, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और उस पर मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।